जय हिंद। ग्लोबल गुरुकुल में आप सभी को स्वागत करते हैं। आज हम लोग मगध उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। उसी का आज चर्चा परिचर्चा का केंद्र है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि मगध का उत्कर्ष प्रारंभ कैसे हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में 16 महाजनपद हुए। 16 महाजनपद हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि 16 महाजनपद हुआ, उसमें 3 बिहार में। तो सबसे पहले समझे कि महाजनपद है क्या। तो याद रखिए 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व था, जब महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद के मतलब हुआ बड़ा राज्य। बड़ा राज्य का उदय होने के कारण कई कारण थे। उस समय लोहा का खोज हो गया था। तो लोहा से बड़े व्यापक रूप से हथियार बनाना स्टार्ट हो गया था, और उस हथियार को एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए स्टार्ट हो गया था। इसी कारण ये महाजनपद का विकास हुआ और उदय हुआ। इस महाजनपदों को कहा जाता है द्वितीय नगर का विकास। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए द्वितीय नगर का विकास कब हुआ। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो हमारे देश में कितने महाजनपद हुए। तो 16। उसमें अब आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि 16 महाजनपदों का प्रमाण कहाँ मिलता है। तो आप बोलिएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। किस धर्म का। बौद्ध धर्म का। कौन सा है। अंगुत्तर निकाय। एक भगवती सूत्र है, इसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो जैन धर्म का ये आपका ग्रंथ है। ये बौद्ध धर्म का हो गया, ये क्या हो गया, जैन धर्म ग्रंथ हुआ। इसमें 16 महाजनपदों का प्रमाण मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध क्या था, सबसे शक्तिशाली था। तो मगध बिहार में पड़ता है। अब बिहार में 3 महाजनपदों का विकास हुआ। एक मगध हो गया, एक अंग हो गया, एक वजी हो गया। आपसे पूछेगा, बताइए कि मगध का राजधानी कहाँ था। तो राजगीर था। आपसे पूछेगा अंग का राजधानी कहाँ था, तो आप बताइएगा चंपा। बोलेगा वजी का राजधानी कहाँ था, तो बोलिएगा वैशाली। एक हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे हम लोग ये आपका विकास बिहार का है। ये आपका मैं बिहार का हो गया। इस क्षेत्र में यहाँ पे आपका वैशाली दिखेगा, जो हम लोग कहते हैं वजी। कौन सा महाजनपद, वजी महाजनपद। और यहाँ आपका इस क्षेत्र में मगध था। कौन सा महाजनपद, मगध महाजनपद। और इस क्षेत्र में आपका कौन सी था, तो अंग। क्या था, तो अंग। तो अंग का राजधानी हम क्या बताएं, चंपा। और यहाँ राजगीर। और इसका राजधानी क्या हुआ, वैशाली। तो मूल रूप से हमारे बिहार में कितने महाजनपद के विकास हुआ, 3। आपको मैप के माध्यम से हम समझाने का प्रयास किए। आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो आप खुद से बोलिए कि मगध का राजधानी कहाँ, राजगीर। अंग का राजधानी चंपा। आप बताइए वजी का राजधानी वैशाली। ये महाजनपद हमारे बिहार में हुआ। उसी में सबसे शक्तिशाली मगध था। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो
अब जानते हैं कि मगध का संस्थापक कौन है। तो मूल रूप से कहीं भी ठोस कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि मगध का सबसे प्रथम संस्थापक कौन था, लेकिन माना जाता है बृहदर्थ को। बृहदर्थ को माना जाता है मगध का संस्थापक, जो जरासंध का पिता थे। जरासंध क्या थे? पिता थे। जरासंध, अब महाभारत के भी देखिएगा तो जरासंध का उसमें उल्लेख आता है। अब महाभारत देखिएगा तो जरासंध एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा राजा था जो 78 राजाओं को अपने कब्जे में रखा था, बंदी बनाकर। और उसकी जो पत्नी थी ना, वो पत्नी को अपने पास रख लिया था। सो कहना था कि जिस राज्य में यदि राजा कमजोर है उसको हक नहीं है रहने का, गद्दी पर बैठने का। उसका प्लान था कि यदि 100 राजा हो जाएगा तो 100 राजा को बलि चढ़ा देंगे और पूरे साम्राज्य को उसको हड़प लेंगे। तभी एक कृष्ण भगवान फिर वहां पे जाते हैं, कृष्ण के साथ साथ भीम और अर्जुन भी जाते हैं, और मल्ल युद्ध में भीम जरासंध को क्या करते हैं? हराते हैं। मल्ल युद्ध के मतलब हुआ जैसे हम लोग देखते कुश्ती देखते ना, उसी तरह होता है। तो मल्ल युद्ध में जरासंध को क्या किया? हराया। जो आपका कहाँ पड़ता है, कहाँ हराया? तो राजगीर में। अभी भी जाइएगा ना, जरासंध का एक अखाड़ा वहां पे है, समझे? तो जरासंध को कौन हराया? भीम ने हराया। जरासंध बताइए किसका पुत्र था? तो बोलिएगा बृहदर्थ को। ठीक है, तो इसका संस्थापक माना जाता है। किसका? मगध का। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि मगध का शक्तिशाली होने का कारण क्या था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए कि वजी है, अंग है, मगध है, इसमें तीनों में मगध क्यों? अब मगध नहीं, पूरे मगध बिहार में नहीं, पूरा देश में शक्तिशाली था। भारत में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसमें मगध सबसे शक्तिशाली। आप अनुमान लगाइए कि क्यों शक्तिशाली हुआ, उसके कारण क्या था? तो कारण 3 है, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक। उसमें हम लोग जानेंगे आर्थिक। सबसे पहले मगध ऐसा क्षेत्र में था जहां पे भूमि बहुत उपजाऊ था, वहां खेती बहुत व्यापक रूप से होता था और उपज व्यापक रूप से होता था। वहां से अनाजों को दूसरे देश में भेजा जाता था। और उपजाऊ होने के कारण क्या था कि आपको चारों तरफ से, तीनों तरफ से क्या था? नदियों से घिरा था। देखिए, इस तरफ से सोन नदी, इस तरफ से गंगा नदी, पसंद है, इस तरफ से देखिए गंडक नदी, पसंद है। तो नदियों से घिरा रहने के कारण ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। इसी के कारण यहाँ व्यापक रूप से फसल होता था, समझे? और एक कारण और क्या था कि इस क्षेत्र में देखिए कि इसका मगध है, मगध के दक्षिण क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार आता है, वहां पे लोहा की खोज हो गया था और लोहा से बड़े व्यापक हथियार बनाना स्टार्ट हो गया था। बहुत आसान से मिल जाता था यहाँ पे लोहा, उससे क्या हथियार बनाना शुरू हुआ। बताइए, जहां आपका कोई कच्चा माल मिलता है वहां कोई चीज बनाने में बहुत आसान होता है। तो इस क्षेत्र में आपका लोहा मिल गया, तो यहाँ पर व्यापक रूप से क्या किया? हथियार बनाया। और सभी राजाओं को परास्त करने में हथियार बहुत बड़ा योगदान किया। तो हम लोग 2 कारण देखे। तीसरा क्या था कि यहाँ पे जंगल था। इस छोटा नागपुर में जाइएगा तो यहाँ बड़ा जंगल था और जंगल में हाथी रहता है। तो हाथी युद्ध में सबसे बड़ा भूमिका निभाता है। कहीं भी युद्ध में हाथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपको जीत दिलाने में। तो हाथी भी यहाँ पर बहुत आसानी से मिल गया। तो 3 चीज सबसे बड़ी भूमिका निभाया एक शक्तिशाली महाजनपद होने में। पहला बोलिए, पहला क्या हुआ? यहाँ पे भूमि क्या था? उपजाऊ था। दूसरा क्या हो गया? यहाँ पे आसानी से लोहा मिल गया, हथियार बनाया।
और तीसरा क्या हुआ, यहाँ पे हाथी मिल गया। इसी के कारण ये महाजनपद शक्तिशाली के रूप में स्थापित हुआ। राजनीति की बात करें तो राजनीति की बात इसमें है कि जो भी इस मगध महाजनपद में जो भी राजा हुए बहुत शक्तिशाली हुए। कहा जाता है कि अशोक का साम्राज्य आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान में वर्तमान में वहां तक विस्तार किया। तो इस मगध का जो राजा थे बहुत चतुर और बुद्धिजीवी थे, दूरदर्शी थे। तो इस भी क्या किया, आपका मगध को शक्तिशाली करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। अब भौगोलिक रूप से हम लोग देखें तो भौगोलिक रूप से क्या, मगध उस स्थान पर था जहां पे नदियों से घिरा हुआ था। आप इस तरफ से देखिए सोन हो गया, इस तरफ से गंडक, इस तरफ से क्या होगा, गंगा हो गया। तो यहाँ पर जो बाहरी लोग आएगा तो यहाँ पर आक्रमण करने में सोचना पड़ेगा। नदी पार करेगा तभी ना आक्रमण करेगा। नदियों के यहाँ पर क्या था, जाल था। अब बाहरी लोग आएगा तो वहां पे नदी पार करना पड़ेगा। तो ये सब आपका क्या थे, प्रमुख कारक थे मगध को शक्तिशाली होने में। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि मगध में जो वंशों का कर्म था, मगध पर शासन करने में अनेक वंशों का योगदान था, जिसमें हम लोग एक ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। इस ट्रिक का नाम है हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह ये बीपीएससी में, हाल ही बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है 71वीं में कि बताइए कि मगध पर शासन करने वाले क्रमिक रूप से आप सजाइए कौन कौन शासक शासन किया। अब बताइए कि आपको जब तक ट्रिक नहीं याद रहेगा जब तक आप नहीं सजा सकते। तो हसीन मशूक शाह, इसका मतलब हर मतलब हुआ हर्यक वंश, सी मतलब हुआ शिशुनाग वंश, नन मतलब हुआ नंद वंश, मा का मतलब हुआ मौर्य वंश, सु के मतलब हुआ सुंग वंश, का मतलब हुआ कन्म वंश और सा का मतलब हुआ सतवाहन वंश। इतना मगध पर क्या की शासन किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ट्रिक याद कीजिए, हर एग्जाम में पूछता है। यदि आप विशेष रूप से बीपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें से आप इसमें से आपका प्रश्न बनने की संभावना रहती है। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश का चर्चा करते हैं। हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है। पितृहंता वंश के मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी शासन किया वो हमेशा पिता को मारकर ही अपनी गद्दी पर बैठा। इसी के कारण बोला जाता है पितृहंता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है, तो बोलिएगा हर्यक वंश। समझे। अब यहां से वंश का स्टार्टिंग होता है, ठीक है ना। तो आपसे वास्तविक मगध का संस्थापक पूछेगा तो आप मारिएगा बिंबिसार, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार। कौन सा, बिंबिसार, जो 544 ईसा पूर्व में, 544 ईसा पूर्व में, जो गौतम बुद्ध का मित्र भी था। क्या था, मित्र भी था। इसका राजधानी राजगीर था। राजगीर जो वर्तमान में नालंदा में पड़ता है। राजगीर में राजधानी बनाने का एक कारण था कि अभी जाइएगा राजगीर में तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बाहरी लोग आक्रमण नहीं करता था, समझे। इसी के कारण राजगीर को राजधानी बनाया था। अब यहाँ पे बोला जाता है कि जब बिंबिसार अपना साम्राज्य को विस्तार करना चाहा तो 2 तरह से काम किया। एक पहला काम किया क्या, वैवाहिक रूप से अपने साम्राज्य को विस्तार किया, और एक आपका युद्ध कर कर। तो ज्यादा प्राथमिकता दिया विवाह करके अपने साम्राज्य को विस्तार करने की। तो सबसे प्रथम विवाह महाकौशला से किया, जो कौशल
कि क्या थी, महारानी थी, जो वहां से आपका क्या की, इसे शादी किया। तो शादी करने से काशी इसको प्राप्त हुआ। वाराणसी अभी हम लोग जानते हैं। तो महाकौशला से शादी किया तो क्या मिला, काशी मिल गया। और दूसरा चलना थी, जो वैशाली की थी। कहाँ की थी, वैशाली की, जो चेटक की क्या थी, पुत्री थी। चेटक के पुत्री थी। तो चलना से क्या किया, विवाह किया। एक क्षमा थी जो भाद्र कुल की थी, जो वर्तमान पंजाब में पड़ता है। क्षमा को इसे शादी की। तो कौन कौन से बताइएगा, महाकौशला, दूसरा चलना, तीसरा क्षमा। तो आपसे महाकौशला कहाँ की थी, कौशल की थी। आपसे क्षमा कहाँ की थी, वैशाली की। जहां आपसे पूछेगा कौन सा, वैशाली में एक लिच्छवी राज था, उसी का जो आपका इसका पिता थे, उसी का राजा थे, उसी से शादी किए थे। तो क्षमा बताइए कहाँ के, पंजाब के, जो भद्र कुल के थे। आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक जीवक थे राजवेद। राजवेद के मतलब हुआ कि जिसको हम लोग आम भाषा में डॉक्टर बोलते हैं, पहले राजवैद्य में बोला जाता था। तो जीवक नाम था, क्या नाम था, जीवक। हाल ही बीपीएससी में, सॉरी, बिहार पुलिस में पूछा गया था कि जीवक कहाँ के था। तो कहाँ बताइए, राजगीर के था ना, राजगिरी के ना होगा। तो आपका बिहार पुलिस में भी पूछा गया था। तो जीवक क्या था, राजवैद्य था, जो बुध और अवंती के राजा। अवंती कहाँ पड़ता था, तो मध्य प्रदेश में पड़ता था। वहां का एक राजा था प्रद्योत राजा था, जो उसके सेवा में इलाज करने के लिए गया था। तो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध को भी क्या इलाज किया था, और प्रद्योत को क्या किया था, इलाज किया था। समझे, कौन किया था, तो जीवक। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए जीवक किसके दरबार में रहता था, तो बिंबिसार। किसके दरबार में, तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। अब आते हैं कि अब यहाँ पे बिंबिसार को हत्या कौन करता है, अजात शत्रु, जिसको कुनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुनिक बोला जाता है। तो पिता को मारकर अपने गद्दी पर बैठा। तो इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पितृहंता वंश। बताइए कब बैठा, 492 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व। वैशाली और काशी को जीता। ये अजात शत्रु था ना, तो चलना इसका माँ थी। तो चलना कहाँ की थी, वैशाली का। तो बताइए वैशाली का थी, तो वैशाली अजात शत्रु क्या नानी घर हुआ, नानी घर हुआ ना। तो हमेशा जीते जीत में बिंबिसार कभी वैशाली पर विजय प्राप्त नहीं किया। अंग पर विजय प्राप्त किया, जो ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था, तो अंग के था। तो बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित किया और अपने राज्य में मिला लिया, मगध में। लेकिन वैशाली को नहीं पराजित किया था और नहीं मिलाया था। लेकिन अजातशत्रु का किया, अजातशत्रु ने वहां के राजा को हराया और वैशाली को मगध में मिलाया। मगध के साथ साथ काशी को भी मिलाया। दहेज में तो मिला था, लेकिन फिर क्या हुआ, पूरे और व्यापक रूप से मिलाने का काम किया अजातशत्रु। ठीक है ना। उसमें एक यहाँ पे हथियार था अजातशत्रु का, समझे। जिस हथियार का नाम था महाशिला कंटक, एक रथु मुसल था। विशेष रूप से हथियार था जो वैशाली को जीतने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया। और उसमें एक मंत्री था, मंत्री का नाम था वर्षकार मंत्री था, जो वैशाली में जाकर गुप्त रूप से वहां का जितना भी जीतने का जो भी तरीका था वहां जाके ढूंढा, और उस जीतने में सबसे बड़ा भूमिका निभाया वर्षकार मंत्री, समझे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि अजातशत्रु वैशाली को जीतने के लिए कौन सा हथियार का प्रयोग किया था।
तो बोलिएगा महाशिलाकंटक और रथ मुसल। बताइए कौन मंत्री इसको मदद किया था? तो बोलिएगा वर्षकाल मंत्री। और इसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संहिता हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। इस पर व्यापक रूप से हम लोग चर्चा भी किए हैं। नहीं देखे तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्रथम बताइए बौद्ध संहिता किसके शासन काल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासन काल में। बताइए कि राजगीर को किलाबंदी भी करवाया। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए राजगीर का किलेबंदी किसने करवाया? तो अजात शत्रु ने कराया। किसके डर से? तो अवंती के राजा के डर से। अवंती कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं उदयन। अभी इसको अजात शत्रु को हत्या कर दिया। कौन कर दिया? उदयन इसके बेटा था। बताइए जब आप किसी को हत्या कर रहे हैं तो हत्या करने वाला एक विभाव पैदा ले लिया था, तो उसका हत्या किया। कब गद्दी पर बैठा? तो 460 ईसा पूर्व। 460 ईसा पूर्व। इसका राजधानी फिर पाटलिपुत्र बनाया। उदयन ने कहाँ बनाया? पहले तो राजगीर था, लेकिन पाटलिपुत्र कौन बनाया? उदयन ने। वो उदयन ने बनाया। आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए पाटलिपुत्र का सबसे प्रथम बताइए राजधानी कौन बनाया था? तो क्या बोलिएगा? उदयन ने बनाया। इसका प्रमुख कारण हम पहले बता दिए हैं कि गंगा और सोन और गंडक से घिरी हुई है पटना। अब इसमें क्या हुआ? शिशुनाग एक मंत्री था इस वंश का, हर्यक वंश का। तो क्या किया कि यहाँ के राजा को मारकर खुद ही बन गया राजा शिशुनाग, और फिर नया वंश का संस्थापन कर दिया शिशुनाग। 412 ईसा पूर्व। 412 ईसा पूर्व। तो बताइए शिशुनाग का संस्थापक कौन होगा? शिशुनाग ही हुआ। कौन हुआ? तो शिशुनाग। इसमें याद करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो बताइए कि हर्यक वंश में कौन कौन राजा बना? बिंबिसार बना, अजातशत्रु बना और उदयन बना। बताइए कि बिंबिसार कहाँ राजधानी बनाया था? तो राजगीर। फिर अजातशत्रु भी राजधानी वहीं रखा था, लेकिन पाटलिपुत्र कौन लाया? तो उदयन लाया। कौन लाया? उदयन लाया। अब ये राजधानी वैशाली बना लिया। ये राजधानी कहाँ बना लिया? वैशाली बनाया। पाटलिपुत्र हटाकर कहाँ चल गया? वैशाली चल गया। अब यहाँ पर क्या किया? अवंती को जीत लिया। अवंती अभी बताएं, बिंबिसार ने अवंती को नहीं जीता था। जीतने का तो प्रयास किया लेकिन नहीं जीत पाया, लेकिन शिशुनाग ने जीत लिया और जीत कर मगध में मिला लिया। आपसे प्रश्न पूछेगा, अवंती के राजा को किसने पराजित किया था? तो शिशुनाग ने। कौन पराजित किया था? तो शिशुनाग ने पराजित किया। अब इसका बेटा क्या नाम था? कालाशोक। कालाशोक ये बाप के मारकर वही बैठा था। तो 394 ईसा पूर्व में। 394 ईसा पूर्व में पुनः क्या किया कि पाटलिपुत्र फिर राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया कौन? कालाशोक। और इसी के शासन काल में दूसरा बौद्ध संहिता हुआ था। हुआ था कि नहीं हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संहिता किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के। अब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। कौन था? नंदीवर्धन। तो मूल रूप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा शिशुनाग का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग ही। इसका राजधानी कहाँ बनाया? तो वैशाली। इसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो कालाशोक। ठीक है। अब इसको बाद में नंद वंश आया। अंतिम राजा तो यही था, नंद वंश आया। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद। बोलेगा आपसे कुछ बताएगा कि बताइए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद। ये इतना महाशक्तिशाली था कि एकराट का उपाधि धारण किया। सबसे प्रथम एकराट का उपाधि कौन धारण किया? तो बोलिएगा महापद्म नंद। एकराट का। कभी कभी पूछ देता है
एकराट का बताइए उपाधि कौन धारण किया था? तो महापद्म नंद। पुराणों में कहा जाता है इसे परशुराम का दूसरा अवतार। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। किसमें उल्लेख है? तो पुराणों में बोला जाता है कि कलिंग को जीतने वाला सबसे प्रथम राजा महापद्म नंद ही थे। कलिंग अभी वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। तो कलिंग को सबसे प्रथम जीतने वाला व्यक्ति कौन थे? महापद्म नंद थे। कलिंग से एक जैन मूर्ति था जिसका नाम था जिनसेन, जो मगध में लाया था। तो कलिंग को जीतने वाला प्रथम व्यक्ति महापद्म नंद। बताइए कलिंग से कौन सा मूर्ति लाया था? जवाब दीजिए आप लोग। तो जिनसेन की मूर्ति लाया था। कलिंग में एक नहर खुदवाया था। महापद्म ने एक कलिंग में क्या किया था? नहर खुदवाया था। तो इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा है? तो खारवेल, जो कलिंगी के राजा थे, उसी में लिखा गया है नहरों की खुदाई के बारे में। समझे? तो हाथी गुफा भी कहाँ है? तो बोलिएगा उड़ीसा में। बताइए कौन लिखवाया था? तो खारवेल। कौन? खारवेल। अब इसमें आया अंतिम राजा, जिसका नाम था घनानंद। एक घनानंद बहुत उन्नतित था और बहुत इतना बदमाश था कहना नहीं। इससे बहुत प्रजा थे, क्या थे? दुखी थे इससे। समझे? अंतिम शासक होने के कारण और बहुत शराब पीकर हमेशा क्या रहते थे? मग्न रहते थे। इसी दरबार में एक प्रधानमंत्री रहता था जिसका नाम था चाणक्य, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य भी कहते हैं। एक समय की बात है जब इस दरबार ही चल रहा था घनानंद के, उसी में एक परामर्श देने की बात आई। चाणक्य ने उठकर परामर्श दिया। उससे राजा ने बहुत नाराज हुआ और नाराज होने के कारण बीच सभा ने चाणक्य को बेइज्जती किया और उसको चोटी पकड़कर बाहर खिंचाकर क्या कर दिया? बाहर करवा दिया। उसी समय चाणक्य ने एक संकल्प लिया कि जब तक घनानंद को इस गद्दी से हटा लेते हैं, जब तक हम अपना बाल को नहीं बांध सकते हैं। उसको हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और अंतिम में घनानंद को गद्दी से हटाने में सफल हुआ। अब इसी के समय में सिकंदर आक्रमण भी किया। आपको एक बात और बता देते हैं। चाणक्य एक तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रोफेसर थे, जो आगे वर्तमान पाकिस्तान में पढ़ता है। समझे? तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि घनानंद किसके दरबार में? घनानंद के दरबार में कौन रहता था? तो चाणक्य। चाणक्य की एक किताब लिखा अर्थशास्त्र। समझे? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अर्थशास्त्र कौन लिखा? तो चाणक्य ने लिखा। बोलेगा तो सिकंदर किसके समकालीन में भारत पर आक्रमण किया? तो क्या बोलिएगा? घनानंद। क्या बोलिएगा? घनानंद। हमेशा प्रश्न पूछते रहता है कि बताइए कि सिकंदर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपका जवाब आना चाहिए घनानंद। बताइए कि सिकंदर ने कब आक्रमण किया भारत पर? तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व। ये आपका प्रमुख बात थी इसमें
आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि ना भी आया है तो एक बार खुद से फिर से देखने का प्रयास करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और एक सुझाव और रहेगा, जैसे आप ये वीडियो देखें किताब जरूर पढ़िए, इस टॉपिक को जरूर पढ़िए, इससे आपको ज्ञान और वृद्धि होगी और सफलता का और करीब जाएंगे। जय हिंद।